हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम हीटिंग इफेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट वो पढ़ने के पहले आज हम रिवीजन ले लेते हैं। कई दिनों से रिवीजन लिया नहीं है, क्विक रिवीजन लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले करंट का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता था। आई यानी करंट, उसे मेजर करने के लिए क्या यूज करते थे? एमीटर कनेक्ट करते थे सीरीज में। इंटरनल रेजिस्टेंस था बहुत कम। सर ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। दो बचे हुए यूनिट सर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁶। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन। वैसे करंट पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रॉन का हम लोग डायरेक्शन समझने के बाद में हमें पता चलता कि कन्वेंशनल पॉजिटिव नेगेटिव होगा और एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। चार्जेस को डिनोट करता है क्यू से, टाइम टी से डिनोट किया जाता है और उसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। ठीक है सर। फिर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन में एक कूलम चार्ज हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है सर। फिर इसके बाद में सर्किट। सर्किट क्या था? क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। सर स्विच क्या था? इट वाज अ डिवाइस यूज्ड टू मेक और ब्रेक द कंटिन्यूअस लिंक। सर उसके बाद में डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। बेटा एसआई यूनिट ऑफ करंट मतलब 1 एम्पियर को व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड द कंस्टिट्यूएंट करंट इज कॉल्ड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है सर। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा ये चीज ध्यान से सुनना, आज जो चीज बता रहा हूं ना अभी यहाँ वाला, वही आगे इलेक्ट्रिक हीटिंग वाले इफेक्ट के समय वापस देखने वाले। तो पहले क्या सिंपल था सर, सेल या बैटरी, उसमें क्या होता था? केमिकल्स। केमिकल से क्या होता था? रिएक्शन। कैसा? एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी रिलीज कहां स्टोर्ड? टर्मिनल में। काय में यूज? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। इसीलिए क्या होता था? करंट हमारा प्रोड्यूस होता था। चलिए बढ़िया, ये चीज को हम वापस से देखने वाले हैं, तब हम लोग, मैं बताऊंगा क्या नया बता रहा था मैं आपको। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? इट वॉज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू था। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या था इसका? वोल्ट्स। तो इसे मेजर कैसे करते थे? सॉरी गाइस, इसे मेजर करते थे वोल्ट मीटर ये लगा के। और वोल्ट मीटर कैसे लगा देते? पैरेलल में। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता था इसका? बहुत है। वर्क डन मतलब W हो गया है, चार्ज मतलब हमारा Q ही था। सर वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है। ठीक है सर। सर फिर वन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऐसा यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड, कहते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है सर। फिर हम लोग और क्या देखे थे? फिर आप ओम्स लॉ देखे थे। किसने आया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। भाई का एक्सपेरिमेंट याद है ना? पहले 1 सेल, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल बढ़ाते जाओ, क्या मेजर करते जाओ? करंट का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग। ग्राफ बना दो, ग्राफ पे दिखता है कि जब इसको ज्वाइन करो, एक्सटेंड करो, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये है कि अगर V 0 है तो I भी 0 है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। कब ये प्रोपोर्शनल रहेगा I के? बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। इसलिए अपन स्विच को ऑफ कर दिया, रीडिंग लिया, फट से ऑफ कर दिया, वापस एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया। वरना अगर ऑन रखेंगे तो रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, फिर इशू आ जाएगा। ठीक है सर। तो स्टेटमेंट भैया जी ने क्या दिया था? The potential difference across the ends of current carrying conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided that the temperature remains constant. मतलब V is proportional to I, proportionality की साइन हटाए तो V is equal to I R। R क्या है? constant of proportionality है। सर R वैसे इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा? V अपॉन I। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब अगर R बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, अगर R घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है। मतलब बेसिकली R करंट को रोक रहा है। इसलिए रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। समझाइए जी आपको। ऐसा यूनिट क्या था? ओम्स। सिंबल क्या था? वो जेरी का बिल। ठीक है सर, यहां तक सब ठीक है। सब इसके आगे क्या था? बेटा एक रियोस्टाट का देखा था मैंने। रियोस्टाट क्या था? इट वॉज, रियोस्टाट बोले या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो, क्या था? एक डिवाइस था जो बिना वोल्टेज को रेगुलेट किए करंट को रेगुलेट करते हैं, बिना वोल्टेज के सोर्स को चेंज किए करंट को कम ज्यादा कर सकता है। चलिए ठीक है सर। फिर ये बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे थे। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। सर 2 फैक्टर वैसे मैथमेटिकली के लिए क्या क्या था हमारा? लेंथ था और एरिया क्रॉस सेक्शन था। बचा हुआ कौन सा मटेरियल है वो भी है। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इससे हमको पता था R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो इक्वल टू साइन लाता हूं तो R इज इक्वल टू रो L बाय A हुआ। ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, रेजिस्टिविटी के बारे में बताता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप साइज को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, गोल कर दो, गठान बांध दो, तोड़ दो, काट दो, कुछ भी कर दो, टेम्परेचर सेम है तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की हमेशा सेम रहने वाली है। ठीक है सर। सर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इधर उधर करके आता था तो ऐसा यूनिट क्या था? ओम मीटर। और डेफिनेशन क्या था? रेजिस्टिविटी इज मैथमेटिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हुज
लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने इसका रेंज वेंज देखा था, आई होप आपको याद हो। डिफरेंस क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, एसआई यूनिट लिखना है, और रेजिस्टिविटी क्या है, एक क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जबकि चेंज हो सकता है। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल किए थे। फिर आखिरी में न्यूमेरिकल के एक मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर से या फिर डायमीटर के स्क्वायर से, दोनों से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर अपन लोगों ने ये कुछ तो भी चीज़ पढ़ी थी, आज थोड़ा बहुत इसके बारे में भी देखेंगे। सर क्या कि अपने इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में अपन अलॉय यूज करते हैं, दो रीजन। पहला रीजन क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज लिटिल ग्रेटर या इज ग्रेटर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इससे क्या फायदा होता था आज देखने वाले अपन लोग। और दूसरा क्या देखा था, अलॉयज हाई टेम्परेचर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। सर क्यों नहीं होते बेटा, उसकी प्रॉपर्टी वो छोड़िए। सर अब ये भी देखा था हम लोगों ने बल्ब में टंगस्टन यूज होता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स कॉपर एल्यूमिनियम का हो तो चिल वाली चीज़ है, ठीक है। फिर अपने खूब सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, आई होप आपको याद हो ये सब कुछ चीज़ें। कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा अपन लोगों ने। फिर अपन ने देखा था रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम का दो तरीके से कनेक्ट होता है, एक तो सीरीज एक पैरेलल। सीरीज में क्या होता है R1 + R2 + R3 + R4 ऐसा हो जाता है, और पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे बढ़ता है। फिर अपन ने डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज और एडवांटेज ऑफ पैरेलल देखा था। ये डेरिवेशन वगैरह भी आई होप आपने अच्छे से किया हो बेटा, प्लीज ये डेरिवेशन बहुत काम का है, एक ना एक तो आना ही है आपके एग्जाम में। सर डिसएडवांटेज क्या था सीरीज का, पहली बात तो करंट कांस्टेंट रहता था पूरे सर्किट में, मतलब अगर अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट वाले डिवाइसेस साथ में लगाऊंगा तो वो दोनों खुश नहीं होंगे। पैरेलल में वैसा नहीं, आप कैसे भी वेरिंग लगा दो दोनों के दोनों अपने खुश होते हैं। ये न्यूमेरिकली भी आपको बताया था, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आर जब सीरीज में लगते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि पैरेलल में रखते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा घट जाता है। सीरीज में देखा था अगर एक डिवाइस फेल होता है मेरा तो पूरा सर्किट बैठ जाता है, पैरेलल में अगर एक डिवाइस फेल होता है तो कोई सर्किट बैठता नहीं, बचे भी सबकी तरफ शुरू रहते हैं। फिर देखा था सीरीज में हम एक ही स्विच लगाएंगे तो या तो सब एक साथ शुरू हो गए या सब एक साथ बंद हो गए, पैरेलल में इंडिविजुअल का अपना अपना दे सकता हूं। फिर देखा था मैंने कि अपने एप्लीकेशंस जो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनको पूरा का पूरा जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा मिल नहीं रहा है। मतलब अगर 220 वोल्ट का मैंने सोर्स लगाया है सबको 220 नहीं मिलेगा सीरीज में, जबकि पैरेलल में सबको अपना 220 मिल जा रहा था। फिर अगेन कई सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, आई थिंक सिर्फ न्यूमेरिकल किए थे, फिर तो इसके आगे अपन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ही सारे न्यूमेरिकल किए थे। हाँ बेटा, अब यहाँ पे पार्ट में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब आज अपन शुरू करते हैं न्यू टॉपिक फाइनली, ठीक है। अगेन ऑब्वियसली आपको लिखना नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। अपन देखने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा देखो, अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कोई आपकी डिवाइस अगर आपने ऑन रखी है खूब टाइम तक के तो वो गर्म होना शुरू होती है। ये देखो, ये ओम्स लॉ के समय भी मैंने बोला था, इसलिए अपन बंद कर देते हैं जिससे बहुत गर्म ना हो जाए, गर्म हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब से ऐसा गर्म क्यों होती है बेटा, अपन ने वो याद है पढ़ा था सेल या बैटरी, उसके अंदर क्या था केमिकल्स होता था, रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी कहाँ स्टोर हुई टर्मिनल्स में, फिर काय में यूज होती थी वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। बट एक पार्ट ऑफ वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते करते इसमें ना हीट में भी चेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी है तो मे बी 99 जूल आपके इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रही होगी और 1 जूल आपकी हीट में ट्रांसफर हो रही है। तो इस कारण से आपका डिवाइस हीटअप होना शुरू होता है। ये मेजरली हीट जो प्रोड्यूस हुई अपने काम की नहीं रहती है। कई जगह तो जहाँ पे हीट काम की ही नहीं है, तो फैन घूम रहा है बेटा, फैन घूम रहा है, फैन गर्म हो गया तो क्या काम का आपका, वो काम का नहीं होता। या फिर आप कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें एनर्जी आपकी कंप्यूटर गर्म कर रही है तो अगेन काम की नहीं। बट कई जगह ऐसी है जहाँ पे ये हीट बहुत काम की आती है, वो भी अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो कैसी जगह, फिर ऐसे अपना टोस्टर हीटर गीजर वगैरह जो देखते हैं, ये सब जगह आपका हीट ही तो काम का है। तो देखो, अब ये हीट जो है अगर मेरे काम की है तो मुझे ज़्यादा हीट चाहिए रहेगी, तो उसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मेरे सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव बना दूं, मतलब कोई बल्ब है कुछ और है ही नहीं मेरा, सिर्फ फैन मैन मोटर वोटर कुछ है ही नहीं, मेरा सिंपल सा एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो पूरी एनर्जी जो है वो अपन मानते हैं कि हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये मानने की बात है, एग्जैक्टली पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती नहीं है, पर मैंने मान लेते पूरी एनर्जी फिर काय में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगे हुए हो, ऐसे सर्किट को बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तब देखो बेटा, अब अपन लोग पहले हीट की जो वैल्यू होती है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वो कितनी होती है वो डिराइव करते हैं। मैं आपको पहले प्रॉपरली डेरिवेशन लिख के दिखा रहा हूँ, आप सुन लीजिए, फिर अच्छे से समझाता जाऊंगा आपको हर चीज़ में। अपन पहले मान लेते हैं लेट करंट आई
फ्लो थ्रू resistor R with potential difference across it as V. Let charge be Q. जो चार्ज जा रहा है उसके अक्रॉस Q मान लो एंड टाइम को अपन लोग T मान लो. ये सब कुछ मान के चलो. एक सिंपल प्योरली रेजिस्टर सर्किट है अपना. उसके अंदर करंट आया जा रहा है, चार्ज Q जा रहा है, टाइम T सेकेंड्स लिए हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R है. यहाँ तक है ठीक है. अब देखो बेटा अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पावर की वो पढ़ी थी वैल्यू फॉर्मूला. पावर कहता है रेट एट विच वर्क इज डन. तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. तो बेसिकली P की वैल्यू कितनी हो गई है, W अपॉन T. यहाँ तक सब चिल है ठीक है. अब बेटा वो वाला फॉर्मूला याद है क्या आपको सर, बट V इज इक्वल टू W बाई क्यू था अपना. याद है ना अपने डेफिनेशन का, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अपने चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला ही था ठीक है. तो इसके कारण V इंटू क्यू की वैल्यू W हो चुकी है. अब इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया. तो मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. तो सब्सटीट्यूट 2 इन 1 तो इम्प्लाइज P इज इक्वल टू V इंटू क्यू द होल अपॉन T हो गया. अब देखो Q अपॉन T तो हम जानते हैं क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन T था ना. परफेक्ट सर, बट अगेन बट Q अपॉन T इज इक्वल टू I विच इम्प्लाइज P की वैल्यू क्या हो गई है V इंटू आई. बेटा एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो. वैसे अपन पावर आगे वापस से देखने वाले हैं नेक्स्ट कुछ लेक्चर में. इसके बाद तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटा लेक्चर रहेगा. बट अभी ये चीज समझ लो, P इज इक्वल टू V इंटू आई का एक फॉर्मूला आपके बहुत काम में आने वाला है. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. चलो ठीक है सर, यहाँ तक के तो आ गया. चलो अब क्या, अब बेटा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है मेरा. तब देखो यानी क्या हो गया, एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी. और सर पावर की वैल्यू तो V इंटू आई है, आपने अब भी बताया. तो सर E इज इक्वल टू V आई टी हो गया. अब अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V की जगह पे IR लिख सकता हूँ, IR IT. मतलब एनर्जी क्या हो गई है, I इंटू आई हो गया I स्क्वायर RT. और क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव था तो मैंने मान के चल रहा हूँ पूरी एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी, हीट में. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT. ये आ गया मेरा फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से लाया हुआ फॉर्मूला. देखो वापस से डेरिवेशन बताता हूँ, थोड़ा स्टूपिड सा है, लंबा सा है, बट सिंपल है. पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी P इक्वल टू W अपॉन T. फिर हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है. तो W की वैल्यू कितनी हो गई थी सर, इसके कारण W की वैल्यू हो गई थी सर, कहाँ गया, W की वैल्यू होती है V इंटू क्यू. वो सब्सटीट्यूट किया था, P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन T. तो Q अपॉन T हमारा I होता है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई आ गया. अब जैसे ही यहाँ तक के आया, एनर्जी पता है पावर इंटू टाइम होगा, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी. P की जगह V आई डाल दिया तो E इज इक्वल टू V आई टी आ गया. और ओम से लगाया तो V की जगह पे आई आर लिख दिया, तो E इज इक्वल टू आई आर आई टी, मतलब आई स्क्वायर आर टी हो गया. तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया. अब सर क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव है तो पूरी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है, मेरी हीट में कन्वर्ट हो रही है. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आता है. इसे बोलते हैं जूल्स ऑफ हीटिंग वाला फॉर्मूला. अब देखो सुनने में जितना क्यूट लग रहा है डेरिवेशन, उतना ही क्यूट है अगर आप लोग एक बार लिख के इसे डेराइव कर लोगे. नहीं लिखोगे, डेराइव खुद नहीं करोगे, एग्जाम में नहीं जमेगा खुद से. इसलिए एक बार खुद से कर लेना. आपको नोट्स तो मिलते ही है, जिनको नहीं मिलते हो मेरे को फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं नोट्स. मैं आपको नोट्स दे दूंगा, प्लीज़ को प्रॉपरली देख के आप डेराइव अच्छे से कर लीजिएगा. अब देखिए इससे हम लोग कुछ चीज़ें डेराइव करते हैं. डेराइव यानी कंक्लूजन से निकालते हैं. देखो अगर मेरा R और T कॉन्स्टेंट है तो बेसिक मेरा H इज प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर ऑब्वियसली फॉर गिवन रेजिस्टेंस. यानी अगर मेरा रेजिस्टेंस और टाइम कॉन्स्टेंट है तो H प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर से. मतलब I को ट्रिपल किया तो हीट मेरी 9 टाइम्स हो जाएगी. परफेक्ट. वैसे ही H प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर करंट फॉर गिवन करंट है, फॉर गिवन करंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है वो सेम रखा है मैंने, और रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, ट्रिपल कर देते, हीट में डबल या ट्रिपल हो जाएगी. यानी H प्रोपोर्शनल टू R है. अगर R मेरा पहले 5 ओम का था मान लो, और मेरी 100 जूल ऑफ एनर्जी हो रही थी, अब मैंने 5 जगह को 20 कर दिया है ना, 4 गुना कर दिया है, तो मेरी हीट भी 4 गुना हो जाएगी. मतलब कितनी हो जाएगी, 400 ओम हो जाएगी. अब थर्ड बात तो ऑब्वियस है, H इज प्रोपोर्शनल टू T फॉर गिवन करंट एंड गिवन रेजिस्टर. मतलब जितनी देर तक करंट उसमें बहेगा उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा. अब देखो बेटा आपको ये सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का नाम है, थोड़ा फिजिकल सेंस समझाता हूँ. बेटा अलॉयज वाला पॉइंट याद है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज जनरली हायर. अगर रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय हायर हो गया
तो रेजिस्टेंस भी अलॉय का हायर हो जाएगा थोड़ा सा। अगर रेजिस्टेंस हायर हो गया तो इसका मतलब हीट भी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, जलेगा भी नहीं इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करके। इसीलिए अपन लोग बेसिकली वो वाला पॉइंट जो देखे थे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसीलिए अपन लोगों का हीटिंग डिवाइसेस में अपन लोग अलॉय यूज करते हैं। क्यों? उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, मतलब रेजिस्टेंस भी कंपेरेटिवली हाई होता है, साथ ही साथ में जलता नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो तो बेस्ट चीज़ है। चलो ठीक है सर, ये तो समझे। नेक्स्ट बेटा ओम्स लॉ में याद है आपको, आता करंट बंद कर देना, नहीं तो गर्म होना शुरू हो जाएगा। वो देखो एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब अब जितने टाइम के लिए करंट बहाओगे उतना उसका हीट बढ़ेगा, मतलब उतना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओम्स लॉ में तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसलिए मैं जैसे रीडिंग लिए फट से अपन बंद कर देते हैं, जिससे रीडिंग में गलतियां ना बंद हो जाए। समझाइए? तो गाइस ये अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद बेसिक न्यूमेरिकल से अपन आगे देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं हीटिंग इसके डिवाइसेस के। तो मतलब क्या बेटा, वही देखो हीटिंग डिवाइस में आपके आसपास में क्या क्या रहता है, वही कहते हैं, अवन नहीं बोलना चाहिए, गीजर हो गया अपना एक, अपन गीजर का बटन ऑन करते हैं, पानी गर्म होता है। टोस्टर वगैरह हो गया अपना। ये सब चीज़ें करता क्या है बेसिकली, आप बटन ऑन करते हो, चीज़ गर्म होना शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? प्योरली रेजिस्टिव रहते हैं सर्किट्स, इसके अंदर अपन लोग हाई रेजिस्टेंस वाला रखते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रखते हैं। जितने ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रखते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ गर्म होना शुरू होती है। आजकल तो गीजर्स वगैरह स्मार्ट गीजर्स आ गए, वो एक टेम्परेचर पर लाने के बाद में करंट भेजना बंद कर देते हैं या हीट करना बंद कर देते हैं, उतना अपने को है नहीं। तो पहले के ज़माने के थे ना, आप ज़्यादा टाइम तक करोगे ज़्यादा गर्म होते जाएंगे, उनमें इतना दिमाग नहीं था। तो उसमें क्या होता था, आप जैसे ही ऑन करो गर्म होना शुरू, कई बार तो भाप बन जाता था पानी का। टोस्टर्स में तो अभी भी होता है, आपने सैंडविच के लिए वो ब्रेड डाला, वो जंप आउट वैसे करते हैं, बट अगर आपने वापस अंदर डाल दिया है, वो गर्म किया जाए तो आपका ब्रेड जल जाता है। तो पहली चीज़ अपन लोगों ने कौन सी देखी, मान लो आयनिंग मशीन्स में भी होता है, तो आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, हीटर, गीज़र या केटल हो गया अपना, ये सब चीज़ों में सेम कंसेप्ट होता है। रेजिस्टेंस हाई रखते हैं वो लोग, ज़्यादा टाइम तक रखते हैं, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर भी है, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी भी है, मस्त ना मजा आ जाता है, ज़्यादा अपना हीट होना शुरू हो जाता है। अब सेकेंड जो अच्छा इंपॉर्टेंट वाला है मेरे हिसाब से, वो चीज़ है बल्ब। अब बेटा आपने बल्ब देखे होगे, कुछ ऐसा रहता है बल्ब। अब इसके अंदर कुछ एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या होता है, ये होता है टंगस्टन। अपन ने पहले पढ़ा हुआ है टंगस्टन का, कि बल्ब में टंगस्टन ही होता है। ये एक अलॉय है सर, अलॉय क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई होती है और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं थी एग्जैक्टली। बट टंगस्टन स्पेसिफिकली क्यों बेटा? टंगस्टन का क्या होता है, इसकी एक बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, जब ये हीट होता है ना, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपनी हीट एक तो ना खुद से आ सकता है, छोड़ना नहीं शुरू करता है कि मैं गर्म तो पूरी दुनिया को गर्म कर दूंगा, वैसा नहीं। वो हीट अपनी खुद की स्टोर करता रहता है, गर्म खुद होता जाता है, और जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे उसमें से लाइट एमिट होना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे जैसे अपन करंट डालते हैं इसके अंदर, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो लाइट एमिट करता है। ये लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनकैंडेसेंस। स्पेलिंग क्या सुन लीजिए, INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट। मतलब क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप लाइट एमिट कर रहे हो, तो इसे इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये टंगस्टन में होती है, इसलिए जैसे आप बटन ऑन करते हो, क्या होता है, फट से टंगस्टन गर्म होता है, लाइट एमिट करना शुरू करता है। बेटा पता है वो कितना गर्म होता है? बहुत गर्म होता है। रादर उसकी मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट ही 3380 डिग्री सेल्सियस है। मतलब वो इतने टेम्परेचर तक के अपने आप को बेयर कर सकता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ऑब्वियसली ये मेल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अपन जो ये टंगस्टन है, वो मेजर अमाउंट ऑफ हीट अपनी रिटेन करके रखता है, और वो बाद में ग्लो करना शुरू हो जाता है। ग्लो करता है, लाइट एमिट करता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनकैंडेसेंट। और दूसरा क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अपने अलॉयज के बारे में पढ़ा ही था, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस है। तो अगेन ये पिघलेगा नहीं हाई टेम्परेचर पर। दूसरा, अपन बल्ब को ना और उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता है क्या? ये जो है ना पूरा, ये हवा जो दिख रही है आपको जगह, यहाँ पे इनर्ट या इनएक्टिव होना चाहिए था, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन डाला जाता है। अब जिन बच्चों को पता है कि सर नाइट्रोजन तो रिएक्ट करता है, भले आर्गन नोबल गैस है, जिन्होंने नोबल वर्ड सुना नहीं है चिल मारिए, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ये बोलना चाहता है कि नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो ये टंगस्टन के साथ कुछ भी नहीं करते, वो टंगस्टन को अपनी जिंदगी जीने देते हैं। कोई और गैस होता मे भी तो इतना हाई टेम्परेचर टंगस्टन का रिएक्ट करना शुरू कर जाता। इसीलिए उससे बचने के लिए अपन किस चीज से भर देते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन से। जिससे क्या फायदा हो जाता है, वो वहां पे रिएक्ट ही नहीं करता, तो उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। बेसिकली अभी तक 2 पॉइंट देखा।
पहला पॉइंट तो इजी था अपना, काय में यूज हो रहा था सर, आयरन, टोस्टर, हीटर, गीजर, केटल एक्सेट्रा इन डिवाइस में। दूसरा बल्ब में देखा, बल्ब में कौन सा अपन यूज करते हैं डिवाइस, उसके अंदर एलिमेंट सॉरी अपना यूज हो जाता है टंगस्टन। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिटेन करता है और बाद में जो हीट रहती है उससे अपने आप लाइट एमिट करना शुरू करता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनकैंडेसेंट वाली प्रॉपर्टी। सर और दूसरा फायदा क्या है सर, ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है 3380 डिग्री सेल्सियस तक के, मतलब इतना हाई टेम्परेचर जाएगा तब पिघलेगा, अपने उतना हाई टेम्परेचर तक पहुंचते ही नहीं है। तो मस्त भमाबम लाइट एमिट करता है। तो सर ये भी ठीक है। और इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए अपन किस चीज़ से भर देते थे, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन से भर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिया। अब आज का लास्ट पॉइंट अपन लोग पढ़ लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है इसका आज का, थर्ड, फ्यूज। कभी सुना है क्या फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज चले गया। कई बार घर में लाइट चली जाती है, बाजू बाजू वालों के यहाँ रहती है, तो बोलते हैं फ्यूज चले गया, चेक करो। बेटा क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताता हूँ मैं। जब मैंने ना फर्स्ट टाइम लैपटॉप लिया था, इट्स बीन रियली लॉन्ग, तो मैकबुक का मैंने लिया था एंड इट कॉस्टेड अराउंड 69,900, डिस्काउंट के बाद में 63,000 का हुआ था। मैंने 5 साल मेरे लैपटॉप को बहुत अच्छे से चलाया, उसमें कोई खर्चा नहीं हुआ मुझे, सॉफ्टवेयर के खर्चे की तरह कोई हार्डवेयर खर्चा नहीं। उसका चार्जर भी मेरा अच्छे से चल रहा था। जिनका है अगर मैकबुक या आईफोन वगैरह है वो जानते हैं चार्जर कितना ज़्यादा डेलिकेट होता है। क्या हुआ था, कुछ कारण से उसका जो पहले, लेकिन अब मुझे नहीं पता है मैकबुक प्रो के कैसे है डिज़ाइन, कुछ पानी चले गया था उसके वो हेडफोन स्लॉट से, वो गया। थोड़ी देर मेरा लैपटॉप बंद हो गया काम करना, और थोड़ा सा ही पानी गया था, 2-3 बूंद, ठीक है। मैं गया दुकानदार के पास में, दुकानदार ने बता दिया भैया इसके अंदर तो पानी गया है, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। वो बोला भैया मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, मैं भी मान गया। मैंने पूछा भैया कितना बिल होगा, भैया ने 40,000 रुपये बोला। मैं लैपटॉप उठाया, चुपचाप घर आ गया। बेटा 60,000 रुपये का मेरा लैपटॉप, 40,000 रुपये का उसका मेरा क्या है, मदरबोर्ड। मेरा मदरबोर्ड हो गया शॉर्ट, क्यों, पानी गया, कुछ करंट ज़्यादा हो गया उस कारण से, वो पानी के थ्रू कुछ तो भी हुआ, करंट ज़्यादा आ गया, शॉर्ट हो गया, पूरा मदरबोर्ड खराब हो गया मेरा। तो बेटा आप जस्ट इमेजिन करो, आपका एक लैपटॉप या फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, मे बी फ्रिज भी कोई सस्ते नहीं होता बेटा, लाखों रुपए के आते फ्रिज, ठीक है। कुछ कारण से ज़्यादा करंट आया और आपका फ्रिज खराब हो गया, बेटा आपके लाख रुपए की बैंड बच जाएगी, उसको रिपेयर करने में 1,000 रुपये लग जाएंगे, पुरवाएगा क्या आपको। जिसमें गलती शायद आपकी हो भी ना कि करंट ज़्यादा आया, गवर्नमेंट के कारण से कुछ करंट ज़्यादा आ गया, ये चीज़ अपन पढ़े कैसे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, करंट ज़्यादा कैसे कब आ जाता है, फ्लक्चुएशन क्यों होता है। अब जब फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपकी डिवाइस ही बम्बू हो जा रही है, तो करे क्या। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं बताता हूँ आपको। ये मेरा वो मेजर डिवाइस है मान लीजिए, इसके जस्ट पहले सीरीज में एक फ्यूज लगा देते हैं। तो फ्यूज क्या होता है, ये एक अलॉय है, बस ये अलॉय अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो मान लो अगर मेरे डिवाइस को 5 एम्पियर का करंट चाहिए है, तो ये फ्यूज जो है ना बड़ा होता है स्मार्ट, वो बोलता है 5 एम्पियर तक करंट आएगा या उससे कम आएगा तो मैं जाने दूंगा, बट 5 से जैसे ज़्यादा आएगा, अब मैं तो अलॉय हूँ और मेरे में हीटिंग इफेक्ट लग रहा है, तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा और मैं पिघल जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा था अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट कहता है। तो जैसे ही यहाँ से ज़्यादा करंट आना शुरू होता है और फ्यूज से पास होता है, तो फ्यूज को पता चल गया कि मेरे को जितना रिक्वायर्ड करंट उससे ज़्यादा आ रहा है, तो मैं हीटअप हो रहा हूँ, तो अपने आप पिघल जाएगा। हीट हुआ तो पिघल जाएगा, मोम जैसे समझो पिघल गया। जैसे ही पिघला तो ये सर्किट हो गया ब्रेक, सर्किट हो गया ब्रेक, तो ज़्यादा वाला करंट पहुँचा ही नहीं डिवाइस तक नहीं पहुँचा, तो बच गया आपका डिवाइस। तो फ्यूज तो गया ना, अरे मेरे भाई फ्यूज कोई लाखों रुपए का नहीं आता है, फ्यूज 100 रुपीज़ वगैरह में आ जाएगा आप लोगों को, ये सब चीज़ों का, या थोड़ा ज़्यादा, पर इतना महंगा नहीं रहेगा ना। तो इसलिए आपका जैसे फ्यूज उड़ता है तब नया फ्यूज लगा देता हूँ। आजकल तो वो MCB है जो भी बोलते हैं, उससे वो सर्किट ब्रेकर रहता है, वो नीचे गिर जाता है, फिर आप उठा लेते हो। अगेन वो नहीं है आपको, वो वाला बिल्कुल मैकेनिज्म आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, आप टेंशन मत लो। पहले वाले ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, जो पोर्सलिन कंटेनर्स में आते थे, ऐसा बड़े से आते थे। पुराने घरों में अगर आप देखोगे तो बड़ा सा आता था, अगर आपको डिटैच आता निकालते थे, दुकानदार का जाते थे, फिर लगाते थे। तो देखो इसमें अपन ने क्या पढ़ा, फ्यूज सबसे पहले एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। सर सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, आप खुद सोचना बेटा। आपका ये डिवाइस है, मैंने ऐसा फ्यूज लगा के रखा है मान लीजिए, ठीक है। अब ये करंट आना शुरू हुआ, ये तो मेरा पिघल गया मान लो, बट स्टिल एक्स्ट्रा करंट यहाँ से चल जाएगा। अब जैसे यहाँ से करंट गया तो मेरा डिवाइस तो खराब होने ही वाला है, तो इसी जगह मैं काय में यूज़ कर लेता हूँ इसको, मैं कर लेता हूँ इसको यूज़ सीरीज़ में, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर बता दिया। तो प्रोटेक्टेड डिवाइस जो कि सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ये एक अलॉय से बनता है जो अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का होता है, कि उससे ज़्यादा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या ज़्यादा करंट आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये पिघल जाएगा और सर्किट को कर देगा ब्रेक। फिर अपन उसको चेंज कर लेते हैं। मेजरली पोर्सलिन कंटेनर्स वगैरह में आ जाते हैं, पोर्सलिन केसेस वगैरह में आ जाता है। ये सब चीज़ें आपको समझी यहाँ तक है। अब एक से चेक करना, कुछ स्किप तो नहीं किया है।
देखिए, इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम स्टॉपिंग एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने? इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम स्टॉपिंग एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। ये नोट्स में देखने वाले, मेरे पास जो नोट्स है उससे पढ़ रहा हूँ मैं। इट इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज। अगर करंट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्ट हो जाता है। परफेक्ट। अब सर हमें कैसे पता कौन से डिवाइस है कौन सा अपने लगाना, फ्यूज कितने इसका फ्यूज लगाना? तो कोई नहीं, डोमेस्टिक फ्यूजेस जो मिलते हैं हमें उस पर रीडिंग लिखा हुआ रहता है। कैसा होता है रीडिंग? मान लीजिए 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, ऐसे अलग अलग रीडिंग के मिलते हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूँ, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल उठाया आपके एनसीईआरटी से, ठीक है? तो देखो, अगर आपको मान लो दिया गया है कि आपके डिवाइस का पावर है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है, ठीक है? ये आपको पता नहीं अभी पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, अपन नेक्स्ट कुछ लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, ठीक है? अब आपको सोचना पड़ेगा सर कौन सा फ्यूज लगाऊं, तो अपन ने अपना कैलकुलेशन कर लिया सर। देखो P इज इक्वल टू वी आई, तो सर 1000 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, तो सर 1000 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई, ये कटा सर 50 अपॉन 11 हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर 4.5 एम्पियर आ रहा है। तो आपका 4.5 एम्पियर तो जाने ही वाला है। तो अगर मान लो आपने 1 एम्पियर का लगाया, प्रॉब्लम क्या होगा? जितना चाहिए उतना ही करंट आया, पहले ही पिघल जाएगा। फ्यूज बोल रहा नहीं 1 एम्पियर से ऊपर जाने दूंगा, चाहिए 5 है, अच्छा 4.5 है, बट एक भी जा रहा तो फ्यूज पिघल गया, कोई काम का नहीं। वही 2 के लिए, वही 3 के लिए, वही 4 के लिए, अगर 4 तो है ही नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन लगा देंगे यहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज। अब क्या होगा, ठीक है, 4.5 का 4.7 4.8 चले जाएगा, उतना चल जाता है। जब 4.5 का ऐसा 6 7 8 वगैरह जाना शुरू होता है इतना ज़्यादा, तब वो पिघल जाता है, जब आपका डिवाइस खराब होता है। तो जैसे 4.5 का 4.7 है तो भी डिवाइस झेल लेगा अपने आप को, फ्यूज भी झेल लेगा। जैसे 4.5 का गया 5 के ऊपर तो फ्यूज जाएगा पिघल, फ्यूज या पिघल, आपका डिवाइस बच जाएगा। फ्यूज तो चेंज कर लोगे बेटा, डिवाइस चेंज करने में मुझसे पूछो क्या जान जलती है। आज तक के चेंजिंग मैं ठीक नहीं करा पाया मेरा लैपटॉप, आज भी दोस्तों के लैपटॉप पर काम करता हूँ मैं, समझा? तो बेसिकली अपने 3 प्रैक्टिकल अप्लायंसेस, प्रैक्टिकल हीटिंग इफेक्ट्स का देख लिए। पहला क्या देखा था? आयरन, टोस्टर, गीजर और क्या क्या रहते हैं, केटल, हीटर वगैरह। सेकंड बल्ब देखा, बल्ब में क्या देखा, कौन सा डिवाइस, कौन सा वो रहता है, उसमें यूज होता है टंगस्टन। टंगस्टन क्यों यूज होता है? तो पहली बात तो उसका क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, हीट जो जनरेट होगी, हीट जो जनरेट होगी अपना स्टोर करेगा, फिर उसको लाइट में कन्वर्ट करके एमिट करेगा, इनकैंडेसेंट। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है 3380 डिग्रीज। बेटा देखो ये ना थोड़ा बहुत याद रखो, मैं 3380 एग्जाम में लिख दोगे ना, अपना चेकर भी खुश हो जाएगा। एनसीईआरटी में दिया है, मैंने अपने कहीं ढूंढ के नहीं लाया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बेटर आप याद रखो। दूसरा, इसको लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन से भरते हैं। फिर थर्ड करेगा फ्यूज, कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में। क्यों करते हैं? कुछ भी अनड्यूली ज़्यादा करंट आ गया तो उससे डिवाइस को बचाने के लिए। सर ये कैसे बनता है? अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट वाले अलॉय से बनता है। तो कैसे वर्क करता है? जैसे ज़्यादा करंट आता है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पिघल जाता है। डोमेस्टिक इसमें अलग अलग रीडिंग क्या होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, रिक्वायर्ड जैसा आता है उसके साथ अपन कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब यही चीज़ अपन नोट्स में देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टार्टिंग में वही दिया है, बैटरी में तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, बट कई बार जो उसकी एनर्जी रहती है काय में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। कई बार काम की रहती है, कई बार काम की नहीं रहती है। फिर वो डेरिवेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डेरिवेशन देखने में छोटा लग रहा है, बट एक्जैक्टली उतना ही डेरिवेशन है जितना मैंने आपको करके दिखाया था। देखिए एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया हमारा, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वही पहला क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लाइक आयरन, टोस्टर, हीटर, ओवन, केटल्स, सब में जूल्स ऑफ हीटिंग ही लगता है। सेकंड हमने बल्ब देखा, बल्ब का क्या रहता है बेटा, टंगस्टन से फिलामेंट से बनता है ये। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी मेजर अमाउंट ऑफ हीट रिटेन करता है, गर्म होता है, लाइट एमिट करता है, इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो बड़े टेम्परेचर पे जाके मेल्ट भी नहीं होता है। फिर नोट में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन आर्गन इसमें डाल देता है, क्यों? इसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए। फिर फ्यूज, ये क्या है, अनड्यूली हाई सप्लाई ऑफ करंट से बचने के लिए रहता है। एक वायर इसमें रहता है जो अलॉय का रहता है मेजरली, जो एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट रहता है। बेटा कौन से के अलॉय रहते हैं देख लीजिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। इसको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। फिर जैसे ज़्यादा करंट आता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा तो वो पिघल जाता है, तो वो वहाँ तक के जाने नहीं देता है करंट को, अपना डिवाइस बच जाता है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग अलग दिया हुआ है, 1 2 3 5 10 एम्पियर, और भी ज़्यादा होते हैं। फिर वो एक आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि कौन से फ्यूज रेटिंग का यूज़ होना चाहिए। गाइस प्लीज़ यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा। थ्योरी वाइज बहुत कम बचा है और न्यूमेरिकल वाइज ज़्यादा बचा नहीं है। अपन अबाउट टू खत्म करने के चैप्टर पे, कुछ लेक्चर्स और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर अच्छा बड़ा चैप्टर है बेटा। फिजिक्स में आपको वैसे 5 चैप्टर्स है,
मतलब अगर आपका ये वाला एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो गाइस ट्रस्ट में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लस आप लोगों ने अगर चीज़ें याद कर चुकी है तो आपको बोर्ड्स तक के आपको इशू नहीं आएगा चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।